एजुकेशनल पैनोरामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। जो एस्पिरेंट्स इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से शौक़ रखते हैं वो एजुकेशनल पैनोरामा की प्ले लिस्ट इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में जाकर तरतीब के साथ लेक्चर सुन सकते हैं। आज हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है मॉडर्न लिटरेचर। मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर जो है ये 1900 से शुरू होता है, 1961 यानी 61 तक जाता है। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म शुरू हो जाती। अच्छा, इससे पहले विक्टोरियन एज था। विक्टोरियन एज इंतहाई पुरसकून पुरअमन, लोग मजहबी थे और उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून अमन आश्ती था। लेकिन जो ही मॉडर्न इरा शुरू हुआ, कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ शुरू होंगी। सबसे पहले लोग ज़्यादा देहातों में रहते थे, अब लोग धड़ाधड़ अर्बनाइजेशन शुरू हो गई, शहरों में आना शुरू हो गए। और शहरों में आने की वजह से एलियनेशन अजनबियत वो बड़ी और दीगर मसाइल पैदा हुए। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो गई थी, मिलों फैक्ट्रियों से जो गरीब थे वो ऊपर आ रहे थे। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी मशीनों ने और ख़ुसूसी तौर पर जो डार्विन था उसकी एवोल्यूशन थ्योरी और साइंस के आने से मज़हब बहुत कमज़ोर हो गया। तो यानी पहले सोसाइटी के दरमियान कोई कॉमन फोरम था लेकिन अब ख़त्म हो गया। तो मॉडर्नाइजेशन की जो मॉडर्न लिटरेचर की पहली सिफ्त है वो इंडिविजुअलिज्म है। इंडिविजुअलिज्म होता है कि हर फर्द दूसरे से डिफरेंट है, उसकी सोच भी डिफरेंट है, उसके मामलात भी डिफरेंट हैं, उसके मसाइल भी डिफरेंट है। यानी हर बंदा दूसरे से डिफरेंट है। पहले नहीं था, पहले सोसाइटी कंबाइन थी, उनकी फ़िक्र एक होती थी, मामलात एक जैसे होते थे। लेकिन अब टोटल आइसोलेशन हो गई, यानी हर फर्द की ज़रूरतें तकाज़े मामलात वो सेपरेट हो गए और वो अजनबी बन गया। तन्हाई का सामना हुआ इस मॉडर्नाइजेशन से। तो इसकी मेन सिर्फ इंडिविजुअलिज्म है, यानी आइसोलेशन। दूसरा, इसमें लैंग्वेज नाकाम होनी शुरू हो गई। इतने सीवियर मसाइल को कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज ना काफ़ी थी। तो राइटर ने सिंबलिज्म का यानी सिंबल्स के ज़रिए बात कम्युनिकेशन तो करनी थी लेकिन उसके लिए सिंबल्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। अच्छा, इस दौर में एक्सपेरिमेंटेशन बहुत हुए कि किस तरह इन मामलात को डिस्कस किया जाए। हर बंदे की सोच दूसरे से जुदा है, तो इस उन्वान से कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक्सपेरिमेंटेशन बहुत हुई। यानी इंटीरियर मोनोलॉग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दिमाग में क्या हो रहा है, शऊर में क्या हो रहा है, ला शऊर में। तो यानी कोशिश कोई हकीकत तक पहुंचने की एक जो जुस्तजू वो की गई। अच्छा, इस दौर में आपको पता है मज़हब से एक मकसदियत पैदा होती है, अल्लाह है, आखरत है, वो होगा ये होगा, फिर बंदा एक मकसद के ताबे होता। लेकिन अब ना मज़हब कोई रहा, मटेरियलिज्म, बस वो सेल्फिशनेस बड़ी। तो अब एक नया टॉपिक शुरू हो गया कि हर चीज़ फजूल है, अब्सर्डिटी, कोई इस ज़िंदगी में तरतीब नहीं, तंजीम नहीं, मकसद नहीं। तो अब्सर्डिटी जो थी वो यानी बहुत ज़्यादा पैदा हुई। अच्छा, उसके अलावा इस दौर में लिटरेरी मूवमेंट फॉर्मलिज्म, ये फॉर्म पर बहुत ज़्यादा, लिटरेचर की फॉर्म पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। और लिटरेचर जो था लिटरेरी राइटिंग, उसको आइसोलेटेड वर्बल एंटिटी, राइटिंग एक अलहदा वजूद है। पहले देखते थे इसका राइटर कौन है, उसकी बायोग्राफी क्या है, वो क्या सोच कर लिखा था, बस छोड़े, बस सिर्फ उस राइटिंग को ले, राइटिंग से बाहर कहीं नहीं जाना, यानी बैकग्राउंड नहीं देखना। इनहेरेंट जो फीचर उसके अंदर मौजूद सिफात हैं लिटरेचर की वो देखी जाए, यानी ग्रामर, सिंटैक्स, लिटरेरी डिवाइसेस के साथ तक इस्तेमाल हुए हैं, सिंबॉलिज्म बहुत बड़ी, एलेगरी बड़ी, इमेज किस हद तक, ये चीज़ें। यानी लिटरेचर को बज़ात खुद एक खुद मुख्तार यूनिट समझकर उसको आए बाएं शाएं करने की ज़रूरत ख़त्म हो। अच्छा, इस दौर में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल अप्रोच पर कि इनर वर्किंग क्या है, हमारे इंसान के ब्रेन में क्या हो रहा है, शऊर में क्या हो रहा है, ला शऊर में क्या हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा चूँकि कैपिटलिज्म, मशीनरी, ये जदीद दौर के तो पोल्यूशन, ये मनफी असरात को का सामना करने के लिए अब लिटरेचर ही होता है ना जो इन चीज़ों को डिस्कस करता है, इनको मीनिंग देने की कोशिश करता है। तो वो लिटरेचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अब हम सबसे पहले पोएट्री को डिस्कस करते हैं। पोएट्री में सबसे पहला नाम है रॉबर्ट ब्रिजेस। 1840 में पैदा हुआ,
1930 में वफात पाई। ये जो था ये बड़ा टेक्निकल मास्टर ऑफ प्रोसोडी यानी मीटर का, पोएट्री का टेक्निकली मास्टर था और बहुत ज़्यादा लिरिक्स लिखने का माहिर था। ये पोएट लॉरिएट भी रहा यानी दरबारी शायर भी रहा 1913 से 30 के दरमियान। तो ये जो रॉबर्ट ब्रिजेस है ये लास्ट विक्टोरियन है यानी ये विक्टोरियन ट्रेडिशन के तहत लिख रहा था। इसने बहुत ज़्यादा लिरिक्स लिखी। इसकी मशहूर लिरिक है ए पासर बाय, लंदन स्नो, सानेट इसका बड़ा मशहूर है, द ग्रोथ ऑफ लव। तो रॉबर्ट ब्रिजेस लास्ट विक्टोरियन था। उसके बाद दूसरा बड़ा नाम है G.M. हॉपकिन। G.M. हॉपकिन 1844 यानी 44 में पैदा हुआ और 1899 यानी 89 में इसने वफात। अच्छा, ये रॉबर्ट ब्रेज का बहुत दोस्त था और रॉबर्ट ब्रेज ने इसको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर किया था यानी प्रमोट किया था। ये मजहबी टाइप आदमी था तो इसकी बहुत प्रमोशन की थी। तो ये भी विक्टोरियन था ब्रेज अपने दोस्त की तरह, लास्ट विक्टोरियन था। ज़्यादा मजहबी बातें इसने जो है वो लिखी। तो इसकी जो है वो नेचर को डिस्कस करता है, मेलनकली बहुत ज़्यादा है, कम्प्लेक्स इमेज यूज़ करता है और कीट्स की तरह सेंसुअसनेस बहुत है यानी 5 सेंसेस को मद्देनज़र रखता है। अच्छा जी, इसकी मशहूर पोएम है द रैक ऑफ डूचलैंड, द रैक ऑफ डूचलैंड। अच्छा, तीसरा मशहूर पोएट है A.E. हाउसमैन। A.E. हाउसमैन ये 1859 में पैदा हुआ और 1936 में इसने वफात पाई। ये क्लासिसिस्ट था यानी क्लासिसिज्म पर बिलीव करता था और बहुत इंटेलिजेंट था और इसकी कमेंट्रीज बड़ी लाजवाब है। इसने जो पोएम लिखी वो है शार्पशायर लैड, शार्पशायर लैड। अच्छा, उसके बाद एक ग्रुप ऑफ पोएट्स है जिनको जॉर्जियन पोएट्स कहा जाता है। जॉर्जियन ये जॉर्ज V के दौर से मुंसलिक थे तो जॉर्ज V जो बादशाह था उसके नाम पर इनको जॉर्जियन कहा जाता है। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा एंथोलॉजीज लिखी और बड़े नफीस से पोएट्स थे। इनमें सबसे बड़ा मशहूर है जिसकी सिलेबस में पोएम्स भी हैं वाल्टर डी ला मेयर, W.H. डेविस लैयर है BA में। अच्छा जी, उसके अलावा था लॉरेंस बिनियन, जॉन मैसफील्ड और इनका ज़्यादा फोकस था आर्ट फॉर आर्ट सेक यानी ये ज़्यादा कोई तहरीकी तबलीगी ये नहीं थे। ये कहते थे जिस तरह कीट्स कहते हैं कि पोएट्री फॉर पोएट्री सेक। तो ये लेकिन ये ज़्यादा एस्थेटिसिज्म जमालियाती ज़ौक़ पर बिलीव नहीं करते थे। अच्छा जी, उसके बाद ये जॉर्जियन पोएट्स से एक ग्रुप था इमेजिस्ट। अच्छा, ये दौर जो है इमेजिस्ट का ये 1912 से 22 के दरमियान रहा। अच्छा, मैं पहले आपको थोड़ा सा इमेज समझा दूँ। इमेज कहते हैं अल्फाज के ज़रिए तस्वीर खींच देना। ठीक है, अल्फाज के ज़रिए तस्वीर कैसे खींची जाती है? ऐसे अल्फाज और ऐसी मंजर कशी की जाए कि आपको वो आँखों के सामने मंजर यानी 5 सेंसेस में से आँखों के सामने लगे, इस तरह की तहरीर हो कि आप उसको सूंघ सकें, आपको फील हो कि ये इसका ये खुशबू है, आप उसका जायका चख सकें, आपके कानों को वो बड़ी प्यारी या पुरकशिश या जो भी लगे। यानी अल्फाज के ज़रिए तस्वीर खींच देना और पढ़ने वाला वो उस मंजर में चला जाए, उस कैफियत में चला जाए, वो चाहे देखने वाली कैफियत हो, चाहे सुनने वाली हो, चाहे सूंघने वाली हो, चाहे टच करने वाली हो। तो ये इमेजेस जो थे मैंने आपको पहले बताया मॉडर्न कहते थे कि अब लैंग्वेज जो है वो कमज़ोर हो गई, जदीद मसाइल, कम्युनिकेशन बहुत, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म आने से कम्युनिकेशन बहुत कम हुई है, ये लोग एक दूसरे से कम, तो इसके लिए इमेज का सहारा लिया जाता था। ये पूरा मंजर बयान कर दो, उसके सामने तस्वीर बना दो। तो ये मॉडर्न का एक सबसे नुमाया था और ये रिवायती जो थी उसके खिलाफ ये एक किस्म की मॉडर्निज्म की पहली बगावत थी। अच्छा, ये फ्री वर्स के बड़े बहुत ज़्यादा जो है वो एडवोकेट थे और ये एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इमोशन थ्रू क्लियर प्रिसाइज एंड हार्ड इमेज, यानी बात आप इमेज के ज़रिए समझाएं आप। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये सेंसेस को मतलब इमेज जो होता है वो 5 सेंसेस जो होती हैं, देखने, चखने, सूंघने, टच की,
तो यानी ये सेंसेशनल बहुत थे, इमोशनल बहुत थे। तो ये इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि लैंग्वेज को कम, इमेज ज़्यादा पेश किए जाए और लैंग्वेज का मुनासिब इस्तेमाल किया जाए। ये कॉमन स्पीच यूज़ करते थे और एग्जैक्ट वर्ड, हार्ड क्लियर इमेज बनाने की कोशिश करते थे। इन्होंने न्यू रिदम को इंट्रोड्यूस कराया। तो जो इमेजिस्ट हैं उनमें टी ई हाल्म फादर है, फादर ऑफ इमेजिस्ट है। और बुनियादी तौर पर एजरा पाउंड जो है अमेरिकन, ये इसकी फाउंडर है, तो इससे ये बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। इसके अलावा बुनियादी तौर पर ये जी.एम. हॉपकिंस से मुतासिर थे और टी.ई. हाल्म जो है इसका फादर है और एजरा पाउंड इसकी फाउंडर है, बानी। तो इमेजिस्ट थे। अच्छा जी, उसके बाद एक ग्रुप जैसे जॉर्जियन आए, फिर इमेजिस्ट हो, एक ट्रेंच पोएट थे। आपको पता है वर्ल्ड वार 1 हुई तो उस दौरान कुछ लोग जंगी महाजों पर थे, तो उन्होंने जंगों के मनाजिर को बयान करना शुरू किया। ट्रेंच खंदक को कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्रंट लाइन की में मौजूद थे, जंगों में हिस्सा ले रहे थे और जो है वो जंगी मामलात और जंगी मनाजिर और खून, ये बातें लिख रहे थे। इनमें मशहूर है विल्फ्रेड ओवन, रॉबर्ट ग्रेव और सेसून, ये मशहूर है, विल्फ्रेड ओवन, रॉबर्ट ग्रेव, सेसून। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत मशहूर पोएट है W.B. येट्स। W.B. येट्स 1865 में पैदा हुआ और 1939 में इसने वफात पाई, येट्स ने। ये आयरिश पोएट था, आयरलैंड से बिलोंग करता था। ये कमाल का शायर था। इसको नोबेल प्राइज़ भी 1930 में मिला था। ये बहुत अच्छा किस्म का सिम्बोलिस्ट था और इमेजरी में बहुत ज़्यादा कमाल रखता था। इसकी लैंग्वेज जो वो बहुत ऑर्नामेंटल थी और ये ज़्यादा शोहरत प्रोज राइटिंग में रखता था। ये बहुत ज़्यादा ड्रीमर था, यानी बहुत तख़य्युल था, एंटी रैशनल था। आपको पता है ये आयरलैंड वाले जो है वो ज़्यादा इमेजिनेशन पर बिलीव करते हैं, ठीक है ना। और ये रिवोल्ट ऑफ सोल अगेंस्ट इंटेलेक्ट, ये अकल के खिलाफ था। ये कहता था कि हमें जो है हमारा दिल, रूह, उस पर बिलीव करता था ज़्यादा। इसकी जो है वो मशहूर पोएम्स हैं रिवोल्ट ऑफ द विंड अमंग रीड्स और द सेकंड कमेंट द टूअर, ठीक, द टावर। अच्छा, ये मशहूर था W.B. येट्स। W.B. येट्स आयरिश था। आयरिश से आप याद रखें कि ये इमेजिनेटिव था। अच्छा, T.S. इलियट बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। 1888 में पैदा हुआ। ये अमेरिकन इंग्लिश पोएट था, यानी अमेरिका से इंग्लैंड में आ गया था। ये प्ले राइट भी है, बहुत बड़ा क्रिटिक भी है और इसको लीडर ऑफ मॉडर्निज्म भी कहा जाता है। मॉडर्निज्म का सबसे बड़ा लीडर था। ये दांते से बहुत ज़्यादा मुतासिर था और इसकी जो पोएट्री उसमें जक्स्टापोजिशन होता, मुतजाद ख्यालात को इकट्ठा कर देता था, एग्रीगेशन था, इमेज बहुत अच्छे यूज़ करता है, इमेजरी में दर्जा कमाल रखता है, सिम्बोलिज्म यानी मॉडर्निज्म वाली सारी सिफात इसमें, अलूनियन हवाले रेफरेंसेस बहुत यूज़ करता है। ये क्लासिसिस्ट था, लेकिन वो क्लासिसिस्ट जो सिर्फ माजी से चिमटे रहते नहीं, ये जदीद तकाज़ों से भी बहुत ज़्यादा हमहंग था और ये पोएट्री के लिए न्यू मीडियम यानी इमेज पर बहुत ज़्यादा यकीन रखता था। ये इनोवेटर बहुत था, नयापन इसमें था, क्रिटिक था, पोएट था, सोशल फिलासफर था, सूफ़ी मिजाज रूहानियत पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, मिस्टिक था। इसकी बहुत मशहूर पोएम है द वेस्ट लैंड। 4 क्वार्टर्स बहुत मशहूर है। इसका लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक, ये बहुत मशहूर है। इसको 1948 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो T.S. इलियट एक दर्जा कमाल का मॉडर्न सिफात को अपने अंदर समोए हुए बहुत ज़्यादा इसने स्टायर की है मॉडर्निज्म पर। तो अच्छा, उसके बाद दूसरे छोटे छोटे कद के शायर हैं, ठीक है। उनमें W.H. आर्डन है, ये इसकी सिलेबस में पोएम्स हैं। अच्छा, स्टीफन स्पेंडर है। अच्छा, सेसल डे लीवस है। तो ये पोएट्री हमारी कंप्लीट हुई। इसमें जो मशहूर नाम है वो रॉबर्ट ब्रिज है,
इसके अलावा जॉर्जियन पोएट आए, इमेजिस्ट आए, इसके अलावा ट्रेंच पोएट आए, इसके अलावा W.B. येट्स बहुत मशहूर है, T.S. एलियट बहुत शोहरत का हमें लेवल के लीडर है। तो अब हम आते हैं ड्रामा की तरफ। जिस तरह पोएट्री में T.S. एलियट बहुत बड़ा नाम है, इस तरह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये ड्रामे का लीडर है मॉडर्निज्म में। 1856 में पैदा हुआ, 1950 में वफात पाई। बहुत बड़ा क्रिटिक भी था और सोशलिस्ट था, यानी सोशलिज्म पर, इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ पर बहुत बिलीव करता था। जंग के बहुत खिलाफ था, आयरिश प्ले राइट था, बहुत रेवोल्यूशनरी किस्म का बंदा था। तो इन्होंने कमेडिक ड्रामा, कॉमेडी वाला जो ड्रामा है उसको रेवोल्यूशनाइज किया। इसको 1925 में नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, बहुत कमाल का ड्रामेटिस्ट है। अच्छा, इसके मशहूर ड्रामे हैं माई फेयर लेडी, ठीक है ना, माई फेयर लेडी पर इसे नोबेल प्राइज मिलता। ये बहुत ज़्यादा फ्रैंकली लिखता है, सटायर बहुत ज़्यादा करता है, पॉलिटिकली और सोशलिस्ट तंज बहुत करता है। ठीक है ना। इसके टॉपिक्स हैं क्लास, वॉर, फेमिनिज्म, हैप्पीनेस क्या है, ठीक है ना, ब्यूटी परस्यूट बहुत करता है, हुस्न की तलाश में है। और ये ज़िंदगी को, ज़िंदगी के लाइफ फॉर लाइफ से का इसने कि ज़िंदगी को जियो, ज़िंदगी जीने के लिए। तो इसने तकरीबन 60 प्लेज लिखे। तो इसके प्लेज बहुत मशहूर हैं, आपको पता है, मैन एंड सुपरमैन, पैगमिलियन इसका कमाल का ड्रामा है। इसको पढ़े बिना आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ड्रामा पढ़ा। अच्छा, इसके बारे में क्रिटिक ने बड़ी प्यारी राय दी है कि कहता है जो सुकरात ने यूनान के लिए किया वही GB शाह ने इंग्लैंड के लिए किया। जो सुकरात के कद का बंदा है इंग्लैंड में। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा बड़ा प्ले राइट है ऑस्कर वाइल्ड। 1850 में पैदा हुआ और 1900 में इसने वफात पाई। ये आयरिश है, ये भी प्ले राइट है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा, आपको पता है ऑस्कर वाइल्ड की ज़्यादा वजह शोहरत जो है होमोसेक्सुअल बहुत था, यानी लड़कों का बहुत ज़्यादा शौकीन मिजाज था। विट इसमें बहुत कमाल की थी, फ्लैम्बुएंसी, बड़ा भड़कीला और शौक इसका राइटिंग स्टाइल था। लैंग्वेज का बहुत एक्सपर्ट था, लिंग्विस्ट था। ठीक है। अच्छा, इसका जो मशहूर ड्रामा है वो है ए वुमन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस। ह्यूमरस ज़्यादा है, स्टायर बहुत ज़्यादा। ए वुमन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस। और एक बहुत मशहूर ड्रामा जो सिलेबस में भी है मास्टर में, इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, एन आइडियल हस्बैंड, एन आइडियल हस्बैंड। अच्छा जी, उसके बाद ड्रामा निगारों की लिस्ट में आता है जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी 1867 में पैदा हुआ और 1933 में इसने वफात पाई। ये ड्रामे का टेक्निकल एक्सपर्ट था, टेक्निकल स्किल इसकी बहुत ज़्यादा थी। और ये नेचुरलिज्म पर बिलीव करता है। ये इस मुआशरे की सोशल ग्रीवेंसेस हैं उन पर बहुत लिखता है। डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस को बहुत तनकीद का निशाना बनाता है। कैपिटलिज्म, लेबर, यानी मतलब जो मुआशरे मॉडर्न इरा में जो एक किस्म के इम्तियाजी चीज़ें थी उनको, जिसकी वजह से क्लैश हो रहा था, मसाइल थे, उनको बहुत ज़्यादा लिखता है। नोबेल प्राइज़ इसको 1932 में मिला। और इसके मशहूर ड्रामे स्ट्राइफ, द सेकेंड गेम, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट ड्रामा निगार जो मशहूर तरीन है वो H.G. बार्कर है। 1877 में पैदा हुआ, 1946 में वफात पाई। ये ज़्यादा डोमेस्टिक ट्रेजेडी लिखता है और प्रॉब्लम प्लेज लिखता है। ठीक है। तो इसके जो मशहूर हैं वो हैं, मशहूर ड्रामे हैं मैरिइंग ऑफ एन लीटी, मैरिइंग ऑफ एनी लीटी। अच्छा, द वॉयसी इनहेरिटेंस, द मद्रास हाउस। अच्छा, उसके बाद एक बहुत ड्रामे की दुनिया में बड़ा नाम जॉन मैसफील्ड। जॉन मैसफील्ड 1878 में पैदा हुआ, 1967 में वफात पाई। ये दरबारी शायर है, पोएट लॉरिएट रहा है। ठीक है ना। गाल्सवर्दी और बार्कर तकरीबन एक ग्रुप, एक मिजाज के हैं, बार्कर और ग्लासवर्दी। ये भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके मशहूर ड्रामे द ट्रेजेडी ऑफ नन,
द डैफोडिल फील्ड्स। अच्छा जी, इसके बाद मशहूर नाम ड्रामे की दुनिया में जे एम बैरी। जे एम बैरी ये बहुत इमेजिनेटिव फैंटेसी बहुत लिखता है, ह्यूमर इसमें बहुत ज़्यादा है, पैथास है, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लिखता है, इसकी बच्चों के लिए रिलेटेड बहुत ज़्यादा ड्रामे हैं। द गोल्डन बर्ड, द गोल्डन एज। अच्छा, उसके बाद एक मूवमेंट, जिस तरह पोएट्री में कई मूवमेंट आई, इसमें आई आयरिश ड्रामेटिक रिवाइवल। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया आयरलैंड वाले बड़े इमेजिनेटिव थे, तो ये मॉडर्निज्म में इंटेलेक्चुअलिज्म ओवर हो गई, रियलिस्टिक ड्रामा, एक खुश्क सा माहौल, बोरिंग सा माहौल पैदा हो गया। तो ड्रामा निगारों ने कहा दफ़ा करो यार, इतने सियाने बनने की क्या ज़रूरत है। तो ये रिवोल्ट था उस जीबी शाह वगैरह, टी.एस. इलियट, वो उनकी बातों ओवर हो गई थी ना बहुत ज़्यादा। तो ये एक किस्म की रिवोल्ट थी, किसके? शाह और वाइल्ड टाइप। तो ये ज़्यादा इमेजिनेशन पर, आयरलैंड का कल्चर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। इनका लीडर था W.B. येट्स, लेडी ग्रेगरी, J.M. सिंज, सीनो कैसी, जिसका जोनो एंड द पिकॉक बहुत मशहूर ड्रामा है। तो ये ज़्यादा इन्होंने आयरिश रिवाइवल करने की कोशिश की, खुश के खिलाफ। अच्छा, उसके अलावा एक नया ट्रेंड शुरू, मतलब हर चीज़ की एक्सट्रीम होती है ना, उसके बाद उसका रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो पोएटिक ड्रामा अब बहुत मकबूल होने लगा कि वो खुशकी की वजह से, ओवर रियलिटी की वजह से, कहा थोड़ी सी शायरी हो, वो शेक्सपियर की तरह शायराना जो है वो कोरस इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, वो शेक्सपियर की तरफ मुतवज्जो हुए। इनमें सरफहरिस्त है T.S. इलियट। ठीक है, T.S. इलियट ने पोएटिक ड्रामा लिखे बहुत ज़्यादा, उसकी लैंग्वेज पोएटिक है। मर्डर इन द कैथीड्रल बड़ा मशहूर ड्रामा है। द कॉकटेल पार्टी। अच्छा, इसके अलावा इस पोएटिक ड्रामा में एक और नाम है T.S. इलियट के अलावा, स्टेफन स्पेंडर। अच्छा, इसका द ट्रायल ऑफ ए जज, द ट्रायल ऑफ ए जज। इसके अलावा पोएटिक ड्रामा में W.H. ऑर्डन है। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो पोएटिक ड्रामा लिखता है। अच्छा, इसके अलावा एक आया आयरिश ड्रामा आया, पोएटिक ड्रामा आया, एक हिस्टोरिकल एंड इमेजिनेटिव प्ले भी बहुत ज़्यादा लिखे जाने लगे। इसमें ज़्यादातर नाम है जॉन जॉन ड्रैंक वाटर और क्लिफोर्ड बैक्स का। क्लिफोर्ड बैक्स का ये नाम है। यानी ये दो तीन मूवमेंट है, आयरिश, पोएटिक और ये हिस्टोरिकल। अच्छा, तो ये ड्रामा था। ड्रामे की दुनिया में सबसे पहले तो डोमिनेट ज़्यादा रहे G.B. शाह, ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, उसके अलावा बाद में पोएटिक ड्रामा में ये आया T.S. इलियट वगैरह। तो अब हम आते हैं नावल की तरफ। आपको पता है नावल बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गए थे। तो नावल निगारों की दुनिया में सबसे पहला नाम है H.G. वेल्स। ये 1866 में पैदा हुआ है, 1946 में वफात पाई। तकरीबन 50 नावल इसने लिखे और ये साइंस फिक्शन का बावा आदम है, यानी साइंटिफिक फिक्शन इसने लिखे। आज तक साइंटिफिक मूवी आप देखते हैं तो इसमें H.G. वेल्स इसका बानी है। ये बिल्कुल G.B. शाह की तरह बड़ा इनकलाबी था, लेकिन क्लासिसिज्म का बहुत ज़्यादा मुखालिफ था। इसका बहुत मशहूर नावल है देखने के लायक, द टाइम मशीन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड, द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरो, द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरो। अच्छा जी, नेक्स्ट है नावल निगार आर्नल्ड बेनेट। आर्नल्ड बेनेट 1867 में पैदा हुआ, 1931 में वफात पाई। ये बजाते खुद यानी टेक्निकल पहलुओं पर ज़्यादा तवज्जो देता है कि नावल को टेक्निकली यानी क्राफ्ट ऑफ फिक्शन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। तबलीग तो बोलो ये इसके खिलाफ नहीं है, कोई मोटिव इसका नहीं होता। ये जिस तरह कीट्स है वो उस तरह नावल में चाहता है। ये कहता है नावल निगार को कॉपीएस्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी की कॉपी करनी चाहिए जैसी जिंदगी है। ठीक है, तो इसके मशहूर नावल हैं द ओल्ड वाइव्स टेल, हाउ टू लव ऑन 24 आवर्स ए डे, हाउ टू लव ऑन 24 आवर्स ए डे। ये टेक्निकल है आर्नल्ड बेनेट। H.G. वेल्स साइंस का हो गया, ये टेक्निकल है। हेनरी जेम्स, हेनरी जेम्स जो है वो 1843 में पैदा हुआ और 1916 में इसने वफात पाई।
ये अमेरिकन ब्रिटिश आथर है, अमेरिकन ब्रिटिश आथर है। तो ये चूँकि ये अमेरिका से आया था और इसे इतने ज़माने की तलखियों का पता नहीं, ये ज़माने से बेनियाज है। तो इसके बड़े मशहूर नावल हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, द बोस्टेनियन, द एम्बेसडर, द गोल्डन बॉल, द सेंस ऑफ द पास्ट, द सेंस ऑफ द पास्ट। जोसेफ कॉनरेड 1856 में पैदा हुआ, 1924 में वफात पाई। ये आपको पता है लैंग्वेज का बड़ा कमाल का माहिर था, एक्सक्यूजिट इसकी इंग्लिश थी, और ये इंसानों के लिए और तस्सुबात से बहुत पाक है। आपने इसका मशहूर नावल पढ़ा हार्ट ऑफ द डार्कनेस, क्या कमाल का नावल है, साइकोलॉजिकल है, तस्सुबात के खिलाफ है, मॉडर्न सिविलाइजेशन के चेहरे से बेनकाब किया इसने। ये खुद सेलर था, बहुत ज़्यादा समुंदर से शौक़ रखता था, कसीर, तो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्टाइलिटी इसके अंदर है। तो इसके मशहूर नावल है द निगर ऑफ द नार्सिस, द निगर ऑफ द नार्सिसस, हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद नावल की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है द रुडयार्ड किपलिंग, 1865 में पैदा हुआ, 1936 में इसने वफात पाई। ये बिल्कुल कॉनरेड की तरह एक मिसाली किरदार, इंसानियत से प्यार, ठीक है। ये चूँकि इंडिया में पैदा हुआ था, फिर इंग्लैंड में चला गया, फिर वापस आ गया। ये कई दफ़ा जो है इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो इसकी बच्चों के लिए एक मशहूर नावल है जंगल बुक। अच्छा, उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम है जॉन गॉल्सवर्दी, 1867 में पैदा हुआ है, 1933 में वफात पाई। ये अपर क्लास अमीर आदमी था, अपर क्लास से बिलोंग रखता था और जेंट्री के बारे में ज़्यादा लिखता था और रिफॉर्मर था, इस्लाहात की बहुत ज़्यादा कोशिश करता था। तो इसके मशहूर नावल हैं द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द कंट्री हाउस, द वाइट मंकी, द सिल्वर स्पून। E.M. फॉस्टर, जोसेफ कॉनरेड की तरह ये भी बड़ा मशहूर नाम है। पैसेज टू इंडिया, बिल्कुल जोसेफ कॉनरेड मिजाज का बंदा। ये अपने दौर का सबसे मकबूल नावल निगार था और ये कल्चरल लिबरलिज्म की बहुत ज़्यादा बात करता है, यानी हर सकाफत को अपनी आज़ादी से, वो जोसेफ कॉनरेड की तरह तस्सुबात के बहुत खिलाफ था। लैंग्वेज इसकी बड़ी कमाल की, और ये मतलब ये जो कॉलोनाइज़र थे उनके खिलाफ बहुत लिखता है, और फिलिस्तीन तंग नज़री के बहुत खिलाफ है, जिसका मशहूर नावल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और रिदमिक प्रोज है, मौसीकी पर मबनी इसकी तहरीर। अब पैसेज टू इंडिया बहुत मशहूर है। इसके सारे नावल कमाल के हैं। वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, जहाँ फरिश्ते भी कदम रखने से डरते हैं। द लॉन्गेस्ट जर्नी, ए रूम विद ए व्यू। अच्छा, उसके बाद ये नावल निगारों के बाद एक मूवमेंट है ट्रांजिशनलिस्ट। अच्छा, उस वक्त जंग अजीम हो चुकी थी तो पुरानी रिवायत टूट चुकी थी, नए मनाजिर, नए टॉपिक, नए उन्वानात शुरू हो चुके थे। तो ट्रांजिशनलिस्ट में सबसे पहला नाम है जेम्स जॉयस का, 1822-1941 में जेम्स जॉयस ने ये आवाज़ उठाई कि अब मॉरल्स, मैनर्स ये छोड़ें, असल इंसान के शऊर में क्या हो रहा है, लाशऊर में क्या हो रहा है, ताहतो शऊर में क्या हो रहा है, यानी इनर उसका जो प्रोसेस है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो ख्यालात की लहरें चल रही हैं उस पर। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बानी था। इसने बताया कि लैंग्वेज, जिस तरह हमारे 5 सेंसेस हैं, लैंग्वेज हमारी 6ठी सेंस है, और हम इनर जो ब्रेन में वारदात हो रही है उसको हम अगर लिख सकें तो ये हकीकी लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बानी था। इसके मशहूर नावल हैं द डबलनर, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, एग्जाइल्स, और इसका बहुत मशहूर नावल है यूलिसीज, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जेम्स जॉयस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बानी। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ, बहुत बड़ा नाम है ये। इसने चूँकि नज़रिया तो जेम्स जॉयस ने पेश किया, लेकिन उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाले नज़रिए को दर्जा कमाल तक पहुँचाया। तो इसके मशहूर नावल हैं द वॉयज आउट, जैकब्स रूम, मिसेस डैलोवे, और आपने पढ़ा होगा टू द लाइट हाउस, बहुत मशहूर नावल, ऑरलैंडो।
अच्छा, इसके अलावा एक नाम आता है एल्डोस हक्सले। 1894 में पैदा हुआ, 1963 में वफात पाई। ये बड़ा पॉजिटिव बंदा था। इसने कहा अब अकीदा, फेथ ख़त्म हो चुका था, मज़हब तो उसकी कुर्सियाँ कर दी साइंस ने, एवोल्यूशन थ्योरी ने। तो इसने कहा नहीं, फिर भी अकीदा होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, और उसकी बुनियाद रैशनैलिटी पर हो। जैसे कुछ मजहबी लोग नहीं होते, वो कहते हैं यार मज़हब रखो, लेकिन मज़हब की सिर्फ वो बातें लें जो अकल को और साइंस के मुताबिक। तो ये कहता था स्पिरिचुअलिटी हो, फेथ हो, चलो थोड़ी बहुत आप उसमें अमेंडमेंट कर लें कि सिर्फ अकली बातों को लें। इसके मशहूर नावल हैं दोज बैरन लीव्स, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, आफ्टर मैनी ए समर। अच्छा, उसके बाद एक बहुत बड़ा नावल निगार है D.H. लॉरेंस। 1885 में पैदा हुआ और 1930 में वफात पाई। अच्छा, जब भी आप सुनते हैं ना इसका नाम, तो ये सिर्फ एक ही, इसको आम लोग इसको बदनाम कर रखा है कि ये सेक्सुअल नावलिस्ट है, सेक्स पर बहुत इसने भाई लिखा है। हालांकि ये प्यूरिटन था, ऐसा नहीं था। ये सेक्स को कहता था फिजिकल के साथ साथ स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, और ये इंसानी लिंक का एक सोर्स है। ऐसा नहीं है कि वो फाशी, वो सेक्स का था लेकिन बड़ा, और इसकी पोएटिक इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, और कमाल के इसके बड़े मशहूर हैं नावल द वाइट पिकॉक, सन्स एंड लवर्स बहुत मशहूर नावल। अच्छा जी, इसके अलावा एक और लास्ट, और भी बहुत से थे लेकिन मशहूर नामों में समरसेट मुगाम। तो मैं हमारा नावल का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। मशहूर नाम थे H.G. वेल्स, जोसेफ कॉनरेड, E.M. फॉस्टर्स, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ। तो ये मॉडर्न लिटरेचर का एक सरसरी सा जायज़ा था। और मैं फिर बताता चलूँ कि इसमें इंडिविजुअलिज्म आई, और मॉडर्न मसाइल को बयान करने के लिए इमेजरी, सिंबॉलिज्म वगैरह आई, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आई। थैंक्स वेरी मच।